टीएसजी पेश करते हैं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं आपका विश्व की एकता और शांति के निष्ठावान अग्रदूत के रूप में स्वागत करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवता की उच्चतर और बेहतर विकास की आशा का प्रतिनिधित्व करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो कुछ है या हो सकता है वह महासचिव के अपने पद के कर्तव्यों की धारणा और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। थाम के चुनाव के लिए मैं नेहरू पुरस्कार समिति को बधाई देती हूँ। इससे और अधिक उपयुक्त चुनाव दूसरा नहीं हो सकता था। श्रीमान, मैं आपको भी इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह नेहरू और भारत के प्रति आपके आदर का प्रतीक है। इससे भारत और म्यांमार और भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक घनिष्ठता के साथ बंध गए हैं। विशेष योग्यता और सफलता अंदर से आती है, बाहरी बातों से नहीं, बल्कि इस बात से कि व्यक्ति अपनी अंतः क्षमता के विकास के लिए क्या करता है। मैं थाम के जीवन और व्यक्तित्व की एक सच्ची घटना की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आप बौद्ध हैं। सब महान धर्म मानवता को परिष्कृत करने के प्रयत्न का लेखा जोखा है, किंतु बौद्ध धर्म में परमात्मा की महानता और प्रभुत्व के बारे में अधिक ना कहकर दया, शांति, सद्विचार, सद्व्यवहार और सदाचार की सर्वोपरिता को महत्व दिया गया है। थाम ने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। मन और हृदय के सुधार की संभावनाओं के बारे में उनका विश्वास अध्यापक जैसा ही है। अपने पास जो कुछ है वह सब दूसरों की उन्नति के लिए दे डालने का अध्यापक का गुण भी उनमें विद्यमान है। महासचिव के काम को भी सफलतापूर्वक करने में अध्यापक के गुणों ने उनका काफ़ी साथ दिया है। म्यांमार को स्वाधीनता दिलाने के प्रयत्नों में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। बिना स्वाधीनता और समानता के शांति नहीं हो सकती। स्वाधीनता और शांति के प्रति उनका प्यार उन्हें जवाहरलाल नेहरू से जोड़ता है। नेहरू का यह विश्वास था और उन्होंने इसकी घोषणा की कि शांति के लिए स्वाधीनता पहली शर्त है। जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शासन करेगा या अपनी सैनिक ताकत या जाति की श्रेष्ठता के बल पर दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। नेहरू ने अस्थायी शांति के लिए जातिवाद के अंत को अनिवार्य माना। पूर्ण विराम। चेंज। आदरणीय महोदय, कई वर्ष पहले गांधी जी ने नेहरू जी के विचारों की एक विशेषता की ओर सबका ध्यान दिलाया था कि उसका राष्ट्रवाद भी अंतर्राष्ट्रवाद की बराबरी का ही था। ना तो गांधी जी ने और ना जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसा कहा, बस मेरा देश
चाहे सही हो या गलत। इतिहास के अध्ययन के कारण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद की सीमाओं को और संकीर्ण दृष्टि के खतरे को बराबर जानते थे। राष्ट्रवाद और धार्मिक अंधविश्वास तथा साम्यवाद और राष्ट्रवाद के मेल के बारे में वह खास तौर से शंकित रहते थे। उन्होंने भी कहा कि यह विचित्र विडंबना है कि नए राष्ट्र ऐसे समय अस्तित्व में आ रहे हैं जब स्वयं राष्ट्रवाद ही विज्ञान और औद्योगिकी के कारण पुराना और निरर्थक पड़ गया है। इस तथ्य की जड़ में साम्राज्यवाद था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राष्ट्र परिस्थितियों से ऊपर उठकर आगे की ओर देखे। श्री एटली ने नेहरू को नई आने वाली दुनिया का प्रथम राजनयिक कहा था। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के टकराव के प्रति भी नेहरू सचेष्ट थे, किंतु उनके सारे प्रयत्न इस टकराव को हल करने के लिए ही थे। गहराई से सोच विचार कर निर्धारित अपनी विदेश नीति के कारण द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निरंतर कार्यरत रहने में ही है। अशोक को संसार का सबसे महान राजा कहा जाता है। उसने भी यह उद्घोष किया कि सच्ची विजय शांति की विजय ही है। सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह और इतिहास के अपने अध्ययन से प्रभावित होकर नेहरू को सैन्यवाद से घृणा हो गई थी और यूनेस्को की इस घोषणा का समर्थन उन्होंने अपने पूरे हृदय से किया था कि शांति की रक्षा की व्यवस्था लोगों के मन में पैदा की जानी चाहिए। जहाँ तक गांधी जी और नेहरू के आदर्शों का प्रश्न है, उन्हें पूरा करने का हमारा प्रयत्न होगा। नेहरू जी की संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी आस्था थी। उनका विचार था कि यह मानव की एकता प्राप्त करने और मनुष्य का भाग्य चमकाने की दिशा में एक अविस्मरणीय प्रयत्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में मैं आज विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः समर्थन करती हूँ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे। हम शांति और बातचीत द्वारा झगड़ों को निपटाने